Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प तालमेल पर बात करने वाले हैं। कैसे हजारों साल पुराना हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान और आज की जो मॉडर्न मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, यानी चिकित्सा सांख्यिकी, वो एक साथ आ रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी विचार की पड़ताल करती है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की रहेगी कि ये जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स, ये आयुर्वेद को आज की दुनिया में ज़्यादा भरोसेमंद, ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि ये भारत के भविष्य के लक्ष्यों जैसे विजन 2030 और विकसित भारत 2047 इनसे कैसे जुड़ता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि आंकड़ों का इस्तेमाल, मतलब स्टैटिस्टिक्स, आयुर्वेद के लिए कोई बिल्कुल नई या बाहरी चीज नहीं है। इसकी जड़ें हमें प्राचीन सांख्य दर्शन तक में मिलती हैं। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इससे आयुर्वेद को प्रमाण आधारित यानी एविडेंस बेस्ड बनाने में मदद मिलती है। और साथ ही देखिए, हम अपनी परंपरा का सम्मान भी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि आयुर्वेद जैसी एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो ज्यादातर अनुभव और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित रही है, उसमें ये संख्याओं और आंकड़ों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका क्या मकसद है? देखिए, इसके कई अहम कारण हैं। पहला तो ये कि जो आयुर्वेद की मूल अवधारणाएं हैं, जैसे त्रिदोष है ना, वात पित्त कफ, फिर सप्त धातु हैं, प्रकृति है, हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक और मानसिक बनावट, अग्नि है, पाचन शक्ति, बल यानी इम्यूनिटी, इनको ज्यादा स्पष्ट और आप कह सकते हैं मापने योग्य बनाना, क्वांटिफाइबल। जब हमारे पास स्टैंडर्ड तरीके और डेटा होता है ना, तो इन्हें समझना और समझाना दोनों आसान हो जाता है। दूसरा, आयुर्वेद का ज्ञान बहुत विशाल है, बड़े बड़े ग्रंथों में फैला हुआ है, जैसे चरक संहिता। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से इस विशाल ज्ञान को संक्षिप्त, समझने लायक टेबल और चार्ट्स में बदलना संभव होता है, मतलब उसे थोड़ा डाइजेस्टेबल बनाना। और वैज्ञानिक नजरिए से अगर बात करें तो, क्योंकि आजकल तो हर चीज के लिए सबूत मांगा जाता है, एविडेंस। बिल्कुल सही। तीसरा मकसद वही है, वैज्ञानिक पुष्टि। स्टैटिस्टिक्स के जो तरीके हैं, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी किसी दावे या विचार को वैज्ञानिक तरीके से जांचना कि वो सही है या नहीं। और कॉन्फिडेंस एस्टिमेशन। कॉन्फिडेंस एस्टिमेशन यानी ये अंदाजा लगाना कि हमारे जो नतीजे निकले हैं वो कितने भरोसेमंद हैं। इनके जरिए हम आयुर्वेदिक उपचारों की प्रभावशीलता, वो कितने सेफ हैं और कौन सा तरीका सबसे बेहतर है, इस पर वैज्ञानिक रूप से मान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अच्छा। और चौथा, इसी आधार पर फिर क्लिनिकल ट्रायल हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं और पब्लिक हेल्थ से जुड़े जो फैसले लेने होते हैं उनमें मदद मिलती है। ये सब फिर एविडेंस बेस्ड निर्णय हो जाते हैं। यानी आंकड़ों के जरिए आयुर्वेद को एक तरह से आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसना और उसे ज्यादा मजबूत आधार देना। लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी कि ये बिल्कुल नया नहीं है, इसकी जड़ें पुरानी है। ये बात थोड़ी हैरान करती है सच में। हाँ, ये सच है। इसका एक गहरा ऐतिहासिक संबंध है। अब देखिए, चरक संहिता में एक विमान स्थान नाम का अध्याय है। उसमें सांख्य शास्त्र का जिक्र मिलता है, जिसे माप तौल और वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन का आधार माना गया है। और ये विमान शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये होता है विशेष रूप से मापा या जाना गया ज्ञान। संस्कृत में कहते हैं विशेषेण मीयते ज्ञायते विमानम। ये काफी कुछ आधुनिक स्टैटिस्टिक्स के सिस्टमैटिक नॉलेज या व्यवस्थित ज्ञान के विचार जैसा ही है। तो ये दिखाता है कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझने और मापने की सोच वो पहले से मौजूद थी। अच्छा, क्या पुराने ग्रंथों में इसके और भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे ये पता चले कि उस समय भी डेटा या आंकड़ों जैसी कोई चीज इस्तेमाल होती थी? मतलब आज के जैसा नहीं, पर कुछ शुरुआत। जरूर। इसे हम एक तरह से शुरुआती डेटा क्लासिफिकेशन के रूप में देख सकते हैं। जैसे चरक संहिता के सूत्र स्थान में ही अष्टो मूत्रघात का वर्णन है, यानी मूत्र संबंधी 8 तरह की समस्याएं। अब ये क्या है?
ये डेटा को श्रेणियों में, कैटेगरीज में बांटना ही तो है। इसी तरह एक और ग्रंथ है अष्टांग हृदय। उसमें बिंदु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये किसी तरल पदार्थ की औसत बूंद के माप को दिखाता है। इसे हम औसत या मीन निकालने की एक बहुत ही शुरुआती अवधारणा मान सकते हैं। वाह, तो ये कनेक्शन तो काफी पुराना है। अब ये बताइए कि जब हम आज आयुर्वेद में स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल की बात करते हैं तो हम किस तरह के स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं? क्या इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर हम 2 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहली है वर्णनात्मक सांख्यिकी, जिसे अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसका काम यूं समझ लीजिए आसान है। जो भी डेटा या जानकारी हमने इकट्ठा की है उसे सरल तरीके से पेश करना, उसका एक तरह से सारांश बताना, जैसे औसत निकालना, प्रतिशत बताना या ग्राफ वगैरह बनाना। आयुर्वेद के संदर्भ में इसका कोई उदाहरण देंगे? कैसे इस्तेमाल होती है ये? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, चरक संहिता में ही कई जगहों पर मुख्य लक्षणों को गिनाया गया है। अष्टौ मूत्रघात मतलब 8 मूत्र विकार, या सप्त कुष्ठनी यानी 7 तरह के कुष्ठ रोग। ये संख्याओं में जानकारी देना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही है। या फिर किसी बीमारी के कारणों मतलब हेतु को लिस्ट करना, जैसे त्रिविधे हेतु संग्रह, 3 मुख्य कारण समूह, उसको एक टेबल में दिखा दिया। ये सब जानकारी को व्यवस्थित और समझने लायक बनाता है। और आजकल जो सर्वे वगैरह होते हैं, क्या वो भी इसी में आते हैं? जैसे लोगों से पूछना कि वो कौन सा इलाज इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक ताज़ा उदाहरण है मॉस्पी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उनका 2022-23 का एक सर्वे डेटा। उस सर्वे से पता चला कि भारत में लगभग 46.3% ग्रामीण और करीब 52.9% शहरी लोगों ने आयुष पद्धतियों का इस्तेमाल किया। आयुष में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सब आते हैं, और इनमें भी आयुर्वेद सबसे आगे था। करीब 40.5% ग्रामीण और 45.5% शहरी उपयोगकर्ताओं ने आयुर्वेद को चुना। तो ये आंकड़े हमें मौजूदा स्थिति की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। यही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम है। ये आंकड़े तो हमें बताते हैं कि अच्छा, इतने लोग आयुर्वेद अपना रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि कोई खास आयुर्वेदिक इलाज वाकई कितना असरदार है, या मान लीजिए किसी एक छोटे ग्रुप पर स्टडी की, तो उसके नतीजों को हम पूरी आबादी पर लागू कर सकते हैं या नहीं, तब हमें शायद सांख्यिकी के दूसरे पहलू को देखना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर आती है अनुमानित सांख्यिकी, यानी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका काम डिस्क्रिप्टिव से एक कदम आगे जाता है। ये हमें एक छोटे सैंपल यानी नमूने के अध्ययन से मिले नतीजों के आधार पर पूरी बड़ी आबादी, पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाने में मदद करती है, और साथ ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी विचारों को जांचने और भविष्य के बारे में पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन लगाने में भी मदद करती है। क्या पुराने ग्रंथों में भी इस तरह के अनुमान या जांच का कोई इशारा मिलता है, जैसे आपने पहले सांख्य का जिक्र किया था? हाँ, एक दिलचस्प संकेत मिलता है। चरक संहिता में एक जगह शताक इति पुनः संख्याकरणम जैसी बात कही गई है। इसका मोटा भाव है कि किसी चीज को बार बार गिनना या जांचना चाहिए। ये एक तरह से सैम्पलिंग मतलब पूरी आबादी में से कुछ लोगों को चुनकर अध्ययन करना, और एस्टिमेशन यानी उस अध्ययन के आधार पर पूरी आबादी के लिए अनुमान लगाना, इसकी जरूरत की तरफ इशारा करता है कि भाई किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बार बार पुष्टि जरूरी है। और आज के आयुर्वेदिक रिसर्च में इसके क्या उदाहरण हैं? मतलब ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे काम आती हैं? इसके तो अनेकों उदाहरण हैं। मान लीजिए हमें ये पता करना है कि आम वात, जिससे मॉडर्न साइंस में अक्सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जोड़ते हैं, उसके इलाज में बस्ती क्रिया ज्यादा असरदार है या सिर्फ एरंड का तेल देना। तो इसके लिए हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकायदा 2 ग्रुप बनाकर तुलना कर सकते हैं। या फिर जब हम किसी रसायन औषधि का परीक्षण करते हैं जो शरीर को रिजुविनेट करने का दावा करती है, तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि असर हुआ या नहीं, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालते हैं। ये हमें बताता है कि दवा का असर कितना भरोसेमंद है। कहीं ये नतीजा सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं, और अगर दवा काम कर रही है तो उसका असर कितना मजबूत है, और ये नतीजा कितने विश्वास के साथ कहा जा सकता है। यही हमें सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन करने और भविष्य के लिए अनुमान लगाने की ताकत देता है। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो ये सब तो हुई सिद्धांत की बातें, लेकिन असल में ग्राउंड पर अभी इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है? कुछ ठोस उदाहरण? हाँ बिल्कुल, इसका इस्तेमाल अब कई स्तरों पर हो रहा है। सबसे पहले तो क्लिनिकल रिसर्च में। अब आयुर्वेद में भी कठोर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी RCTs हो रहे हैं। ये वो स्टडीज होती हैं जिन्हें मेडिकल साइंस में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है किसी इलाज की प्रभावशीलता जांचने के लिए।
इनमें मरीजों को बिना किसी पक्षपात के अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। कुछ को असली दवा दी जाती है, कुछ को प्लेसिबो यानी नकली दवा, और फिर नतीजों की तुलना होती है। उदाहरण के लिए मृदुआरिष्ट जैसे पारंपरिक फॉर्मुलेशन का अलग अलग तरह के लोगों पर असर देखने के लिए RCTs किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। फिर फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी इसका उपयोग है। जैसे हठयोग से जुड़े इलाजों में पौधों से मिलने वाले जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स, उनकी मात्रा का सटीक विश्लेषण करना, क्वांटिटेटिव ऐसे जिसे कहते हैं। अच्छा। और बड़े पैमाने पर जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य में, क्या वहां भी स्टैटिस्टिक्स काम आ रही है? हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान में भी। जैसे पुराने ग्रंथों में जनपदोध्वंस का कॉन्सेप्ट है, जो आजकल की एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स जैसा है। तो उस समय बताए गए कारणों का विश्लेषण करके आज की महामारियों के पैटर्न को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए रिग्रेशन मॉडल जैसे स्टैटिस्टिकल तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। रिग्रेशन मॉडल हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स किसी नतीजे को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स में भी, जैसे ये पता लगाना कि मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इन सब का औषधीय पौधों की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है। आयुर्वेद में इसे त्रिविध द्रव्य भेद के कॉन्सेप्ट से जोड़कर समझ सकते हैं। ये तो काफी व्यापक उपयोग है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आपको याद होगा, बचाव और हल्के लक्षणों के मैनेजमेंट के लिए आयुष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनके पीछे भी कुछ हद तक सांख्यिकीय अध्ययन और मौजूदा डेटा का आधार था। और दुनिया भर में इसका क्या असर हो रहा है? क्या आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है इन सब वजहों से? मेडिसिन स्थापित होना ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये सेंटर दुनिया के 170 सदस्य देशों में पारंपरिक चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद एक प्रमुख हिस्सा है, उसके लिए सबूत इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने, जिसे एविडेंस सिंथेसिस कहते हैं, उसको बढ़ावा दे रहा है। साथ ही WHO ने आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली यानी इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी फॉर आयुर्वेदा जैसे मानक भी तैयार किए हैं। जब हम ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाते हैं ना, तो आयुर्वेद की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ती है। ये सब बिना स्टैटिस्टिक्स और स्टैंडर्डाइजेशन के संभव ही नहीं है। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर आयुर्वेदिक रिसर्च को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उस पर भरोसा कर पाते हैं। तो ये सब देखकर वाकई लगता है कि आंकड़े आयुर्वेद को दुनिया के मंच पर स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपने शुरू में भारत के विजन 2030 और विकसित भारत 2047 का जिक्र किया था। सांख्यिकी और आयुर्वेद का ये जो मेल हो रहा है, ये भारत के इन बड़े लक्ष्यों को पाने में कैसे मदद करेगा? भविष्य कैसा दिखता है? भविष्य की संभावनाएं तो बहुत ही रोमांचक हैं। आप सोचिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बिग डेटा एनालिटिक्स और पहनने वाले IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड, इनका इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की प्रकृति का प्रोफाइल बनाने और उसके दोष के स्तर की रियल टाइम निगरानी करने में क्रांति ला सकते हैं। सोचिए, आपकी स्मार्ट वॉच आपको बता रही हो कि आपके शरीर में अभी वात बढ़ा हुआ है या पित्त शांत है। स्रोत सामग्री में आयुस्टैट AI जैसी एक अवधारणा का भी जिक्र था। ये क्या चीज है? सुनने में तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। हाँ, आयुस्टार्ट AI एक ऐसे भविष्य के AI पावर्ड प्लेटफॉर्म की कल्पना है जो आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान जो हमारे ग्रंथों में संचित है, उसको आज के दौर के रियल वर्ल्ड एविडेंस यानी जो मरीजों के इलाज के डेटा से हमें सबूत मिलते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है जो आयुर्वेदिक निदान और उपचार को और भी ज्यादा सटीक और पर्सनलाइज बना देगा। और इससे भारत सही मायने में डिजिटल आयुर्वेद के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ये तो वाकई क्रांतिकारी लग रहा है। AI और आयुर्वेद के इस मेल से किस तरह के खास रिसर्च या उत्पाद बन सकते हैं? और स्रोत में कुछ नाम भी दिए गए थे, बड़े दिलचस्प से। हाँ, यहीं पर इसकी असली क्षमता दिखती है। कुछ विचार जिन पर काम हो सकता है या शायद हो भी रहा हो। एक, AI आधारित प्रकृति क्लासिफायर, जो लोगों की क्लिनिकल तस्वीरें जैसे जीभ की, आंखों की, चेहरे की बनावट, इनको देखकर उनकी आयुर्वेदिक प्रकृति, वात, पित्त, कफ का काफी हद तक सही अनुमान लगा सके। 2, रसायन सिफारिश इंजन, जो मरीजों के स्वास्थ्य डेटा और उनके ट्रीटमेंट पर उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उस डेटा का विश्लेषण करके उन्हें व्यक्तिगत रूप से कौन सी रसायन औषधि लेनी चाहिए, इसकी सिफारिश करे। 3, हर्बल ड्रग इंटरैक्शन प्रिडिक्टर,
एक मशीन लर्निंग मॉडल जो ये बता सके कि कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एक साथ लेने पर ज्यादा फायदा करेंगी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगी, और कौन सी एक दूसरे के असर को कम या खत्म कर सकती हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, ई निदान निर्णय समर्थन सिस्टम, ई निदान डिसीजन सपोर्ट। ये एक तरह का ऑनलाइन टूल या ऐप हो सकता है जो डॉक्टर को मरीज के लक्षणों, जिन्हें आयुर्वेद में निदान पंचक कहते हैं, उनके आधार पर संभावित रोगों का सुझाव दे सके। और इसमें स्टैटिस्टिकल रिस्क मॉडल का इस्तेमाल हो। स्रोत में कुछ संस्कृत नामों वाले तकनीकी उत्पाद विचारों का भी उल्लेख है, जैसे प्रकृति विज्ञान, वेब ऐप, दोष संग्रह, मोबाइल ऐप, रसायन मंथन, MVP, शायद इसका मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी शुरुआती प्रोटोटाइप, और आयुर्स्टैट AI सॉफ्टवेयर। ये नाम बड़े दिलचस्प हैं, ट्रेडिशनल भी और टेक वाले भी। हाँ, ये नाम जानबूझकर ऐसे रखे गए हैं जो परंपरा और तकनीक के संगम को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि हम अपने जड़ों से जुड़े रहकर भी भविष्य की तकनीक को कैसे अपना सकते हैं। ये सब मिलकर डिजिटल आयुर्वेद के एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब तभी संभव होगा जब हम अपने आयुर्वेदिक विद्वानों और डॉक्टरों को बायोस्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक विषयों में भी प्रशिक्षित करें। और अच्छी बात यह है कि आयुष मंत्रालय इस दिशा में कुछ ट्रांजिशनल करिकुलम पहलों के जरिए प्रयास कर भी रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आयुर्वेद का असली सार तो उसके व्यक्तिगत नजरिए, पर्सनलाइज्ड अप्रोच और वैद्य के अपने अनुभव, उसकी इंट्यूशन में है। तो क्या इस तरह के मानकीकरण और आंकड़ों पर इतना जोर देने से आयुर्वेद की वो आत्मा, वो एसेंस कहीं खो तो नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि वैद्य के अनुभव या व्यक्तिगत देखभाल को आंकड़ों से रिप्लेस कर दिया जाए। नहीं, बल्कि लक्ष्य ये है कि आंकड़ों और तकनीक का इस्तेमाल करके उस अनुभव और व्यक्तिगत देखभाल को और मजबूत बनाया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए। स्टैटिस्टिक्स हमें पैटर्न पहचानने में मदद कर सकती हैं। ये बता सकती हैं कि कौन सा इलाज ज्यादातर लोगों के लिए प्रभावी है। लेकिन अंतिम निर्णय और उपचार योजना तो हमेशा मरीज की व्यक्तिगत जरूरतों और वैद्य के विवेक पर ही आधारित होनी चाहिए। वास्तव में डेटा हमें और भी ज्यादा व्यक्तिगत और भी ज्यादा प्रिसाइज उपचार देने में मदद कर सकता है, क्योंकि हम हर मरीज की विशिष्ट प्रतिक्रिया को ट्रैक और एनालाइज कर सकते हैं। तो इसे विरोध की तरह नहीं, बल्कि एक सहायक, एक एनेबलर की तरह देखना चाहिए। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने ये देखा कि कैसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, जिसकी झलक हमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलती है, आज आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप से मान्य करने, उसे मानकीकृत करने और दुनिया भर में आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य, एक अहम टूल बन गई है। ये न केवल आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में मदद कर रही है, बल्कि भारत के लिए एक डेटा संचालित डिजिटल भविष्य का रास्ता भी खोल रही है, जो विकसित भारत एट 2047 जैसे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ भी पूरी तरह जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से अब आयुर्वेद को कठोर वैज्ञानिक और सांख्यिकी दृष्टिकोण से परखा जा रहा है, उसे प्रस्तुत किया जा रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले दशक में दुनिया भर में जो मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर है, उसके भीतर आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रति लोगों की धारणा और उनके एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? इस पर विचार करना वाकई अहम होगा।